हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम सीखेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बीएससी और एमएससी से रिलेटेड टॉपिक में हम त्रिविम रसायन का परिचय या इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेरियोकेमिस्ट्री। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो देखते हैं, ये हमारा सेकेंड यूनिट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में या पेपर सेकेंड है। ठीक है, तो यूनिट भी सेकेंड है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि हम स्टेरियोकेमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या टॉपिक है। तो ये हमारा स्टेरियोकेमिस्ट्री का पूरा इतना सारा टॉपिक है। इन सब टॉपिक को हम यहाँ से आइसोमेरिज्म से स्टेरियो सेलेक्टिव एंड स्टेरियो स्पेसिफिक तक पढ़ने वाले हैं। तो अलग अलग वीडियो में अलग अलग टॉपिक रहेगा, इतना सारा एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो आज देखेंगे हम पहला आइसोमेरिज्म, या क्या बोलते हैं उसको, समवायता बोलते हैं। तो इसको देख लेते हैं। नेक्स्ट में हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, फिर आगे बढ़ते जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हमारा आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है उसको देख लेते हैं। आइसोमेरिज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं, समवायता बोलते हैं। तो आइसोमेरिज्म क्या है, पहले तो परिभाषा डेफिनेशन देना पड़ेगा। तो देखते हैं हम आइसोमेरिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, समवायता बोलते हैं। तो क्या है, दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र, जिसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं आणविक सूत्र को, दो या दो से अधिक यौगिकों के आणविक सूत्र मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होते हैं, ऐसे यौगिकों को समावयवी या आइसोमर कहते हैं। और इस घटना को समवायता या आइसोमेरिज्म कहते हैं। मतलब कि हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला समान होगा, उसको हम बोलेंगे आइसोमर। ठीक है, जैसे कि ए और बी का मान लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, दो स्ट्रक्चर का या दो कंपाउंड का, तो उन दोनों को हम ए और बी को क्या बोलेंगे, आइसोमर बोलेंगे। अब क्या है, आइसोमर्स के या समावयवी के भौतिक और रासायनिक, फिजिकल या केमिकल, या क्या बोला गया है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी, दोनों की गुण आपस में भिन्न होते हैं। मतलब कि या तो फिजिकल भिन्न होगा या क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टी हमारा डिफरेंस होगा। ठीक है, तो वो है आइसोमेरिज्म या आइसोमर। ठीक, तो आइसोमर कितने प्रकार के होते हैं उसको देख लेते हैं हम। यहाँ पे दिया गया है आइसोमेरिज्म का प्रकार। पहला प्रकार है स्ट्रक्चरल आइसोमर, जिसे हम संरचनात्मक समवायता कहते हैं। दूसरा प्रकार होता है स्टेरियो आइसोमर, जिसे हम त्रिविम समवायता कहते हैं। यहाँ पे लिख लीजिएगा प्रकार, ये फर्स्ट प्रकार है हमारा और ये सेकेंड प्रकार है, टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर में। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमारा क्या है, कितने प्रकार के होते हैं, फिर से नए। एक है चैन आइसोमर, दूसरा है पोजीशन आइसोमर, तीसरा है फंक्शनल आइसोमर, चौथा है मेटामेरिज्म, पांचवा है टाटोमेरिज्म और छठवां है आपका रिंग चैन। तो स्ट्रक्चरल आइसोमर 6 प्रकार के यहाँ पे दिया गया है। स्टेरियो आइसोमर है हमारा ऑप्टिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर और कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर। कभी कभी कॉन्फॉर्मेशनल और कन्फ्यूग्रेशन देता है, उसके अंदर में ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल देता है। तो यहाँ पे दिया गया है, इसी के जस्ट आगे पढ़ेंगे हम, ये ऐसा वाला नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये भी सही है और वो भी सही होता है। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चरल आइसोमर देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर क्या है, उसके प्रकार, फिर स्टेरियो आइसोमर देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। फिर पहला है हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म या संरचनात्मक समवायता। तो संरचनात्मक समवायता का पहला हमारा था, देखिए पहला क्या था, चैन आइसोमेरिज्म था। तो पहले देख लेते हैं हम चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है। चैन आइसोमेरिज्म को ही हम श्रृंखला समवायता कहते हैं। मतलब कि इसके चैन में देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस देखना है हमें, भिन्न कौन कौन सा है वो देखना है। मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान होगा, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी इसमें अंतर होगा, मतलब कि भिन्न होगा। कौन सा चेंज होगा, कौन सा सेम होगा, उसको देखना है। तो पहले देख लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म होता क्या है। यह समवायता आइसोमेरिज्म मुख्य श्रृंखला या चैन के कार्बन परमाणु एटम के आपस में विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है। ठीक है, विभिन्न प्रकार से जुड़ने के कारण उत्पन्न होती है, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, कार्बन एटम सीधी अथवा शाखा युक्त श्रृंखला, जिसको हम साइड चेन कहते हैं, के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है, या तो ये सीधा हो सकता है, जैसे कि इस तरीके से हो सकता है, या क्या हो सकता है, इस तरीके से शाखा निकला रह सकता है, साइड चेन जिसको बोलते हैं। ठीक, तो अब इसमें देखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी, तो आपका क्या लिया गया है,
चेंज होता है बोल रहा है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब कि यहाँ पे चेंज होगा, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, समान होगा, मतलब कि सेम होगा। तो या तो फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होना चाहिए था, या फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज होना चाहिए था, कि कोई सा एक चेंज होगा तो भी बन जाएगा हमारा। तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, हमारा फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रहा है, और केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, तो चैन आइसोमेरिज्म कहते हैं उसे। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं चैन आइसोमेरिज्म का। जैसे कि लिया गया है हमारा C4H10। C4H10 है हमारा ब्यूटेन का। तो ब्यूटेन का दो प्रकार का लिया गया है। देखो, पहले तो हमारा ये साइड चेन के रूप में, ये नॉर्मल चेन के रूप में है, नॉर्मल ब्यूटेन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम, एन ब्यूटेन बोलते हैं। ठीक है, एन मतलब क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन। पहले तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब दूसरा प्रकार कैसे लिखा जा सकता है कि एक CH3 को हम बीच में ले आते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे किया गया है, एक CH3 को बीच में लिया गया है, यहाँ पे एक CH3 को यहाँ पे किया है। ठीक, तो देखो यहाँ पे भी हमारा कितना है, 1 2 3 4, यहाँ पे भी 4 कार्बन है, और इसमें देखो 1 2 3 4, इसमें भी 4 कार्बन है। तो इन दोनों में अब अंतर क्या है, अंतर देखना है ना हमें। तो देखो यहाँ पे अगर लॉन्ग चेन देखें तो 3 कार्बन का है, 1 2 3, और यहाँ पे कितना है हमारा, 4 कार्बन है। तो यही डिफरेंस है। बट अब क्या करेंगे हम, इसका नाम, ये तो हो गया एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, ये होता है आपका आइसो ब्यूटेन, या क्या बोलते हैं, 2 मेथिल प्रोपेन बोलते हैं। ठीक है, तो C4H10 का ही हम दो तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक स्ट्रक्चर ये, एक स्ट्रक्चर ये हो सकता है। तो देखो, चैन आइसोमेरिज्म में क्या बोला गया था कि एक चैन के रूप में हो सकता है, और एक साइड चैन के रूप में आपका शाखा युक्त हो सकता है। तो ये तो नॉर्मल हो गया हमारा, जो ये पहला वाला था वो नॉर्मल हो गया, और ये क्या है, शाखा लिया हुआ है एक। तो इसी को हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। तो चैन में डिफरेंस होगा तो वो चैन आइसोमेरिज्म होगा। पहला प्रकार ये हुआ। अब दूसरा प्रकार देखते हैं, कौन सा है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक है, या स्थान समानता बोलते हैं। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म या स्थान समानता होता क्या है उसको देख लेते हैं। इस प्रकार की समानता या आइसोमेरिज्म प्रतिस्थापक परमाणु, जिसको हम सब्स्टिट्यूएंट एटम कहते हैं, या समूह के कार्बन श्रृंखला में विभिन्न स्थान ग्रहण करने के कारण होता है। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूएंट लिए रहते हैं ना, उसका एक स्थान से दूसरा स्थान, या दूसरा स्थान से तीसरा स्थान, विभिन्न टाइप के स्थान होगा, मतलब कि डिफरेंट जगह में जुड़ेंगे वो। अर्थात क्या बोल सकते हैं, प्रतिस्थापी परमाणु या समूह विभिन्न प्रकृति के कार्बन परमाणु से जुड़ा रहता है। यही है हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन नाम से स्पष्ट हो जा रहा है कि पोजीशन उन दोनों का चेंज रहेगा। अब तो ये देख लेते हैं, पोजीशन तो चेंज रहेगा, बट क्या चेंज है और क्या सेम है उसको देख लेते हैं। चैन आइसोमेरिज्म में फिजिकल आपका चेंज था, और केमिकल प्रॉपर्टी क्या था, सेम था। बट यहाँ पे फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी चेंज बोल रहा है, तो दोनों चेंज रहेंगे यहाँ पे, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसमें कि पोजीशन कैसे चेंज होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल लिया गया है C3H7Cl का। ठीक है, तो इसको कितने तरीके से लिखा जा सकता है। सबसे पहले तो आप ये कोशिश करना कि नॉर्मल किस तरीके से लिख सकते हो। तो नॉर्मल किस तरीके से लिख सकते हैं, C3 है, H7 है, तो 1 2 3 कार्बन ये हुआ, और हाइड्रोजन हमारा हो गया, और एक क्लोरीन को जोड़ देते हैं नॉर्मल में। ठीक है, और इसको अगर नंबरिंग करें तो हमारा क्या होगा, ये 1 होगा, सॉरी ये क्या हो जाएगा हमारा 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, मतलब कि क्लोरीन की कौन से पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, दूसरे पोजीशन पे जुड़ा हुआ है। अब इसमें देख लेते हैं, ये 1 ये 2 और ये 3। अब इसमें कितने पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, क्लोरीन हमारा 2 पोजीशन पे जुड़ा है, तो पोजीशन चेंज होगा। तो इसमें तो 1 पोजीशन था एन प्रोपिल क्लोराइड में, और इसमें आइसोप्रोपिल क्लोराइड में कितना है हमारा, दूसरे पोजीशन पे है। तो ये दोनों हमारा समानता क्या कहला जाएगा, स्थान समानता या पोजीशन आइसोमेरिज्म कहला जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लिया गया है। दूसरा एग्जाम्पल क्या ले लेते हैं, C8H10, मतलब कि ये हाइड्रोकार्बन ही है सिंपल सा। तो देखते हैं इसमें कैसे इसको चेंज कराया गया है। देखो, ये मान लेते हैं कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है CH3, इसके आर्थो पोजीशन पे ये है। देखो, आर्थो मेटा पैरा कैसे डिसाइड करते हैं, मान लो कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है X, तो उस ग्रुप से पहला वाला ये वाला कार्बन को क्या बोलते हैं, आर्थो, ये वाला को क्या बोलते हैं, मेटा, ये वाला को क्या बोलते हैं हम, पैरा बोलते हैं। ठीक है, तो कोई ग्रुप
अगर जुड़ा हुआ है आर्थो, मेटा और पैरा में, और देखो इसको हम बोलते हैं मेटा डैश और इसको बोलते हैं आर्थो डैश, ठीक है। तो कोई ग्रुप जुड़ा होता है तो उस ग्रुप के पहले क्या लिख देते हैं, आर्थो, मेटा और पैरा लिख देते हैं। जैसे कि हमारा क्या है, ये देखो, ये आर्थो पोजीशन पे है, ये देखो मेटा पोजीशन पे है, ये वाला हमारा पैरा पोजीशन पे है। तो जाइलिन इसका नाम है, तो इसलिए आर्थो जाइलिन, मेटा जाइलिन और ये है पैरा जाइलिन। तो हम पढ़ क्या रहे हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं। पोजीशन चेंज हो रहा है ना, ये देखो, ये आर्थो वाला है, ये मेटा वाला है, ये पैरा वाला है। अगर 1 2 3 लिखना चाहते हो तो क्या लिख सकते हो, ये हो गया आपका 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3 से पोजीशन पे, ठीक है। तो ये भी हमारा पोजीशन आइसोमेरिज्म में ही आएगा। अब सेकंड हो गया, अब थर्ड देखते हैं। थर्ड आपका क्या था, फंक्शनल आइसोमेरिज्म या क्रियात्मक समवायता, ठीक है। तो नाम से फिर से स्पष्ट दिख रहा है, क्रियात्मक समूह में भिन्नता होगा या फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा डिफरेंस होगा। किसी में एल्कोहल होगा, किसी में ईथर होगा, किसी में एसिड होगा, किसी में एस्टर होगा, बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो समान रहेगा, बट उसका फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, पहले क्या होता है उसको देखते हैं। इस प्रकार की समवायता विभिन्न प्रकार के क्रियात्मक समूहों या फंक्शनल ग्रुप की उपस्थिति के कारण होता है, ठीक है। आप अगर भूल भी जाते हो ना, तो पूछा जाता है अगर क्वेश्चन आपका कि फंक्शनल आइसोमेरिज्म को समझाइए, ठीक है, तो फंक्शनल याद रखना कि फंक्शनल ग्रुप में चेंज होगा, नाम से स्पष्ट हो जाता है। तो देखते हैं अब क्या है हमारा कि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगा, दोनों में इसमें चेंज होगा। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगा, देखो फंक्शनल आइसोमेरिज्म का एग्जांपल लिया गया है यहाँ पे। क्या एग्जांपल है हमारा कि C2H6, ठीक है, यहाँ पे O भूल गए हैं, O लिख देते हैं, C2H6O, ठीक है। तो इसको हम कितने फंक्शनल ग्रुप, मतलब कि कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप से यहाँ पे शो कर सकते हैं उसको देखते हैं। तो कार्बन 2 होना चाहिए, हाइड्रोजन 6 होना चाहिए और ऑक्सीजन 1 होना चाहिए। तो देखते हैं, देखो CH3OCH3, ठीक है, ये वाला है ना हमारा CH3OCH3। तो यहाँ पे देखेंगे 2 कार्बन है, 1 कार्बन ये हो गया, 1 कार्बन ये हो गया, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन, 3 यहाँ पे हाइड्रोजन है, 6 हो गया, 1 ऑक्सीजन मिल गया, मतलब कि हाँ ईथर हो सकता है। अब इसमें देखें 1 कार्बन यहाँ, 1 कार्बन यहाँ, 3 कार्बन यहाँ, 2 कार्बन यहाँ, हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन यहाँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ, कितना हो गया, 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन यहाँ। तो देखो यहाँ पे तो ये ईथर है, ईथर का सामान्य सूत्र क्या होता है हमारा, ROR तो होता है ना, ROR, ठीक है। और क्या है आपका एल्कोहल का क्या होता है, ROH होता है। तो इसी मॉलिक्यूलर, ये तो हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला है ना, इसी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला है, बट यहाँ पे हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म है तो फंक्शनल ग्रुप चेंज हो रहा है। ये डाई मेथिल ईथर है और ये एथेनॉल है या एथिल एल्कोहल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो दोनों में आपका अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ फार्मूला आपका, मतलब कि क्या वाला फार्मूला, फंक्शनल वाला, ठीक है। फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हुआ, इसमें ईथर हो गया हमारा और इसमें क्या हो गया, एल्कोहल हो गया, ये है आपका एल्कोहल, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। नेक्स्ट एग्जाम्पल है C3H6, मतलब कि हाइड्रोकार्बन है, कोई सा फंक्शनल ग्रुप नहीं है, तो ये हाइड्रोकार्बन है। तो कैसे करेंगे, अब बैलेंस करते हैं इसमें, कैसे बैलेंस करेंगे, जैसे कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, एक ऐसा हो सकता है। अगर C3H7 होता तब डबल बॉन्ड नहीं होता हमारा। तो अगर देखेंगे 1 2 3 कार्बन है और कितना है हमारा, 6 हाइड्रोजन है, तो उसको बैलेंस करने के लिए एक डबल बॉन्ड चाहिए, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपिलीन बोलेंगे, ठीक है, लिख लो प्रोपिलीन, ये हो गया। अब ये क्या है आपका, साइक्लोप्रोपेन है, ये दूसरा वाला स्ट्रक्चर। तो ये भी बैलेंस करेंगे, 6 हाइड्रोजन है हमारे पास, 3 कार्बन है और रिंग है, तो रिंग तो ये तो बैलेंस हो गया पूरा का पूरा। तो देखो ये पहला हमारा था एल्कीन वाला, ये है हमारा एल्कीन और ये है हमारा एल्केन। तो एल्कीन और एल्केन फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ कि नहीं हुआ, एल्केन में होता है सिंगल बॉन्ड, एल्कीन में होता है आपका डबल बॉन्ड, तो ये भी हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में ही आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट C3H, क्या है हमारा C3H6O2। तो एक तो आपका एसिड बनाएगा, इसको भी बैलेंस करके देखना, और एक आपका एस्टर बनाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है C4H6, एक तो एल्काइन बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड वाला, एक एल्कीन बनाएगा और एक रिंग बनाएगा 4 मेंबर्ड वाला और एक
आपका 3 मेंबर्ड रिंग के साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा रहेगा। ठीक है, ये सभी एग्जाम्पल हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म का था, स्थान समझौता का था। अब नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रकार हमारा। चौथा प्रकार क्या है? मेटामेरिज्म या मध्यावयवता। तो मेटामेरिज्म क्या है उसको देखेंगे, नाम से फिर से मेटामेरिज्म, ठीक है, या मध्यावयवता। मध्य आ रहा है तो कोई सा ग्रुप क्या रहेगा? मध्य में रहेगा, वो किनारे पे नहीं रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं क्या है हमारा। इस प्रकार की समझौता एक ही सजातीय श्रेणी के सदस्यों द्वारा प्रदर्शित की जाती है। इसमें एक ही फंक्शनल ग्रुप से विभिन्न एल्किल मूलक एल्किल रेडिकल जुड़े रहते हैं। ठीक है, जैसे कि ऊपर में क्या था, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जा रहा था, लेकिन यहाँ पे मध्यावयवता में क्या है, फंक्शनल ग्रुप दोनों या तीनों में स्ट्रक्चर में एक रहेंगे, लेकिन उसका क्या रहेगा, एल्किल ग्रुप में भिन्नता होगा। तो देखते हैं कैसे भिन्नता होगा। ठीक है, तो पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम, C3O C3H7। ठीक है, ये मेथिल ग्रुप एक है CH3। ठीक है, और इधर कितना है, C3H7 है। तो एक कार्बन इधर है, 3 कार्बन इधर है। ठीक है, इसमें देख लेते हैं 2 कार्बन इधर है और 2 कार्बन इधर है। तो ये अलग अलग हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मध्यावयवता मतलब मेटामेरिज्म मतलब कि बीच में है जो क्रियात्मक समूह है आपका O, मतलब कि ईथर। ठीक है, तो इसका नाम क्या पड़ा, मेथिल प्रोपिल ईथर। ठीक है, ये मेथिल है, ये प्रोपिल है, इसलिए मेथिल प्रोपिल ईथर। ये क्या है, C2H5 को क्या बोलते हैं, इथाइल बोलते हैं, तो डाई एथिल ईथर हो जाएगा। ये हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्या रहेगा। देखो इसमें क्या है, NH वाला हमारा जो क्रियात्मक समूह है वो NH वाला है, मतलब कि हमारा एमीन वाला है। ठीक है, तो लेकिन अब मेथिल ग्रुप या क्या बोल सकते हैं, एल्किल ग्रुप में अलग अलग हो सकता है। तो अब क्या करेंगे, क्या डिफरेंस करेंगे, देखो यहाँ पे एक CH3 है, इधर क्या है, C3H7 है पहले में। ठीक है, एक इधर है मेथिल ग्रुप, 3 इधर है। दूसरे में देखेंगे एक इधर है, 3 इधर है, बट वो जो 3 है हमारा 1 2 3 वो साइड चेन के रूप में अलग हो गया है, मतलब यहाँ पे। ठीक है, इसमें देखेंगे तो ये 2 है, इधर भी 2 है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, मेथिल एन प्रोपिल एमीन। एन प्रोपिल मतलब कि नॉर्मल प्रोपिल होगा ना। अब यहाँ पे ये इसका नाम क्या है, मेथिल आइसोप्रोपिल एमीन। इस ग्रुप को आइसो ग्रुप बोला जाता है ना, तो इसीलिए आइसोप्रोपिल एमीन बोला गया है। यहाँ पे क्या है, डाई एथिल एमीन, जैसे कि ऊपर में था, तो NH ग्रुप को एमीन के रूप में लिया गया है, इसी के कारण यहाँ पे। तो देखिए मध्यावयवता मतलब कि जो क्रियात्मक समूह है वो हमारा बीच में होना चाहिए, तो ये बीच में है। देखो एक ये भी है, ये भी है, ये भी है, चाहे एक कार्बन हो या 2 कार्बन हो, अगल बगल में होना चाहिए। ठीक है, मतलब कि लेफ्ट साइड या राइट साइड में। ये हो गया हमारा चौथा प्रकार। पांचवा प्रकार देखते हैं हम, टाटोमेरिज्म या चलावयवता। ये आपका शॉर्ट नोट में भी पूछा जा सकता है ना, पूरा लॉन्ग नोट ही नहीं रहता है। आइसोमेरिज्म क्या है, उसके प्रकार को समझाइए, या क्या बोल सकता है, ये सब प्रकार है, उसको अलग अलग से दे देगा 2 2 या 3 3 नंबर के लिए, तो उसमें आपको समझाना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हम टाटोमेरिज्म को या चलावयवता को। तो ये क्या है हमारा, पहले तो टाटो और मेरिज्म का मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं। टाटो मतलब कि सेम और मेरिज्म मतलब कि पार्ट, तो सेम पार्ट होगा। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर सेम पार्ट का होगा, बट उसमें कुछ भिन्नता रहेगा, तभी तो समझौता कहलाएगा ना। तो देखते हैं हम क्या है इसमें। यह एक विशेष प्रकार की संरचनात्मक समझौता है, पहले तो ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, संरचनात्मक समझौता में ही आ रहा है ना ये सब, जिसमें समावी एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं और आपस में एक गतिक संतुलन डायनेमिक इक्विलिब्रियम में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, दोनों समझौता आपस में परिवर्तित हो सकते हैं बोल रहा है इसमें। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार की समझौता जिसमें यौगिक का व्यवहार इस प्रकार रहता है कि मानो इसकी 2 प्रकार की संरचनाएं हैं। ठीक है, या इसके 2 प्रकार के रूप हैं, पहला और दूसरा दोनों रूप देखोगे तो सेम वैसा ही लगेगा, टाटोमेरिज्म कहलाती है बोल रहा है। और इन विभिन्न रूपों को चलावयवी या टाटोमेराइड कहते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है, अब ऑर्गेनिक जहाँ पे भी पढ़ोगे टाटोमेरिज्म आएगा ही आएगा समझना। ठीक है, तो टाटोमेरिज्म अच्छे से समझ लेते हैं कि सेकेंड ईयर फाइनल ईयर में नहीं लगे उस तरीके से। तो देखते हैं यहाँ पे
ये क्या है हमारा, देखो नाइट्राइड ग्रुप है और ये नाइट्रो ग्रुप है। नाइट्रो ग्रुप को ऐसे लिखते हैं ना NO2, ठीक है, इस तरीके से। तो ये नाइट्रो ग्रुप है और ये नाइट्राइड ग्रुप है। मतलब कि इस एक ऑक्सीजन यहाँ पे बीच में आ गया है तो उसको नाइट्राइड बोलते हैं, और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और नाइट्रोजन दोनों ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं हम, नाइट्रो ग्रुप बोलते हैं। मतलब इस ग्रुप को हम पहले नाइट्राइड ग्रुप को हम नाइट्रो ग्रुप में भी चेंज कर सकते हैं और नाइट्रो ग्रुप को हम नाइट्राइड ग्रुप में भी परिवर्तित कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। आप सबसे इजी एग्जांपल जानते हो हाइड्रोजन साइनाइड का, साइनाइड ग्रुप है ये, ठीक है। बट हम क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन को इधर ले आते हैं और कार्बन को इधर ले जाते हैं। हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के बीच बॉन्ड है इसमें सेकेंड में, और पहले में क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन के बीच बॉन्ड है। तो इसको तो पहला ग्रुप को तो साइनाइड ग्रुप बोलते ही हैं, दूसरे ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, आइसोसाइनाइड ग्रुप बोलते हैं, ठीक है। आगे आ जाता है नाइट्रोजन और कार्बन को पीछे छोड़ देता है तो उसको क्या बोलते हैं, आइसोसाइनाइड, और पहला ग्रुप को हम सिंपल सा साइनाइड ग्रुप बोलते हैं। ये हो गया। अब एक देखो ये वाला आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता ही है, ठीक है, मतलब कि टाटोमेरिज्म पूछेगा तो आएगा। तो देखो अब क्या हुआ है यहाँ पे, एक मिनट इसको थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं। ये हो गया H और ये हो गया H, ठीक है। देखो ये एसिटो एसिटिक एस्टर है, ठीक। एक ग्रुप कीटो ग्रुप इधर है, एस्टर ग्रुप इधर है। तो ये कैसा हुआ है उसको देखते हैं। देखो ये हाइड्रोजन गया है यहाँ, अलग पेन से शो करते हैं, ये हाइड्रोजन गया है यहाँ और ये गया है यहाँ, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से उठ करके हाइड्रोजन पे चला गया है। तो इन दोनों के बीच कार्बन, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आया है। देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, ये हुआ। और ये जो डबल बॉन्ड था कार्बन और ऑक्सीजन के बीच, वो कहाँ पे चला गया है, ऑक्सीजन के बीच। मतलब कि हाइड्रोजन एक जगह से उठ करके ऑक्सीजन पे चला गया है जैसे लगता है। तो इसको बोला जाता है, पहला रूप को क्या बोला जाता है, कीटो रूप। इसको ले लेते हैं हम, लिख देते हैं, ये है हमारा कीटो रूप और ये होता है इनॉल रूप, या कीटोनिक या इनॉलिक बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको कभी पूछा जाता है कीटो रूप क्या है, इनॉल रूप क्या है, तो उसको देखते हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा सा, इनॉल आखिर क्यों बोला है, कीटो मतलब कि कीटोन वाला होगा, इनॉल का क्या होता है। इसको अगर देखें तो इन का मतलब होता है डबल बॉन्ड और ऑल का मतलब होता है OH। तो यहाँ पे देखो इस ग्रुप को, ये डबल बॉन्ड हुआ भी और ये ऑल ग्रुप हुआ, इसलिए इसको इनॉल रूप बोला गया है। तो ये हो गया हमारा टाटोमेरिज्म, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे एग्जाम्पल भी पढ़ेंगे हम। लास्ट देख लेते हैं इसका, रिंग चैन आइसोमेरिज्म या रिंग श्रृंखला समवायता, ठीक है। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। इस प्रकार की समवायता में समावयवी या आइसोमर्स विवृत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, ओपन चैन, और संवृत श्रृंखला क्लोज्ड चैन वाले होते हैं। यह समवायता एल्किन व साइक्लो एल्केन के मध्य पाई जाती है। जैसे कि एक हमारा पोजीशन आइसोमर था वैसे ही यहाँ पे होगा, ठीक है। लेकिन एक तो आपका चैन के रूप में रहेगा और एक आपका साइकिल के रूप में रहेगा। तो देखते हैं, देखिए प्रोपिलीन को इस तरीके से लिया गया है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बट हम अगर साइक्लोप्रोपेन, देखो यहाँ पे कितना कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन है, कितना हाइड्रोजन है, 3 4 5 6 6। यहाँ पे कितना है, अगर देखा जाए तो CH2 है, ये CH2 है, ये भी CH2 है, तो ये भी C3H6। तो एक रिंग के रूप में रहेगा और एक सिंपल चैन के रूप में रहेगा। देखिए नाम से है रिंग चैन, तो एक रिंग और एक चैन, तो उस समवायता को हम क्या बोलेंगे, रिंग चैन समवायता या रिंग श्रृंखला समवायता, ठीक है। ये लास्ट प्रकार था हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। अब दूसरा देख लेते हैं, स्टेरियो आइसोमेरिज्म या त्रिविम समवायता, ये दूसरा प्रकार था, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इसमें। 2 या 2 से अधिक यौगिकों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है। वो तो सिंपल है, 2 या 2 से अधिक में ही चेंज कर सकते हो, एक में अगर देखा जाए तो किससे आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। तो जिनके संरचना सूत्र तो समान होते हैं किंतु इनके अणुओं में विद्यमान परमाणु या समूहों का त्रिविम में वितरण या त्रिविम में विन्यास भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि आपका जो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म था ऊपर पढ़ चुके हैं हम, वो क्या था,
वो तो समान रहेगा। यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में संरचना आपका भिन्न रहेगा, तो यहाँ पे संरचना आपका समान रहेगा। बट क्या बोल रहा है, जो 3D में अरेंजमेंट है, मतलब कि हम इस तरीके से शो करते हैं तो ये 2D ही है। अगर इसको मैं इस तरीके से कर दूं तो इसको 3D के रूप में एज्यूम किया जाता है, मतलब कि ये जो स्ट्रॉन्ग लाइन है वो हमारी तरफ है बोलते हैं, और ये जो डैश लाइन है वो पीछे तरफ है बोलते हैं। ठीक है, तो उसमें विन्यास क्या होगा, वो भिन्न भिन्न होगा, कोई आगे होगा कोई पीछे होगा, उस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके से फिर से इसका प्रकार दिया गया है। क्या है, पहला संरूपीय समायता या कॉन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो कॉन्फॉर्मेशनल स्टेरियो आइसोमेरिज्म होता क्या है उसको देखते हैं। किसी मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड से आबंधित एटम्स का कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन के कारण स्टेरियो में भिन्न भिन्न विन्यास ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। मतलब समझते हैं इसको क्या बोला जा रहा है। जो भी स्टेरियो है, स्टेरियो मतलब कि इस तरीके से ना अलग अलग तरीके से शो करना, 3D अरेंजमेंट। तो फ्री रोटेशन कार्बन और कार्बन के बीच हम अगर इसको हम घुमाना चाहें तो आसानी से घूमेगा, बट अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में घुमाना चाहें तो घूमेगा नहीं। तो इसमें तो अभी फिलहाल होगा नहीं, सिंपल अभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड मुक्त घूर्णन फ्री रोटेशन के कारण स्टेरियो में भिन्न भिन्न विन्यास ग्रहण करने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक, अब क्या है, ये आपका ये संरूपण सामान्य ताप पर एक दूसरे में सिंगल बॉन्ड के चारों ओर फ्री रोटेशन के द्वारा परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब कि डबल बॉन्ड के द्वारा नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड के द्वारा फ्री रोटेशन होगा, उसके कारण कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म होगा। जैसे कि एग्जाम्पल गया है इथेन और ब्यूटेन में। ठीक, तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इथेन और ब्यूटेन का। जैसे कि इथेन क्या है, CH3 है, और ब्यूटेन क्या है, CH3 CH2 CH3। इन दोनों में देखो कहीं पे डबल बॉन्ड है क्या, नहीं है, इसलिए ये आपस में एक दूसरे से फ्री रोटेशन करके घूम सकते हैं। तो इसमें हम कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म देखेंगे, इसको बाद में देखेंगे। अब यहाँ पे सेकेंड लिया गया है आपका विन्यासी समायता या कॉन्फिगरेशनल स्टेरियो आइसोमर। वो कॉन्फॉर्मेशनल था, ये कॉन्फिगरेशनल है। ठीक है, विन्यास में भिन्नता होगा इसमें। तो लेते हैं, यहाँ पे क्या बोला गया है, यह समायता उन स्टेरियो समावयवियों द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिन्हें बॉन्ड को बिना तोड़े एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मतलब कि बॉन्ड तोड़े बिना एक रूप को दूसरे रूप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह समायता विन्यास में भिन्नता के कारण होती है। ठीक है, विन्यास में भिन्नता होगा। जैसे कि यहाँ पे फिर देखो, वहाँ पे एक मिनट देखते हैं। देखो स्टेरियो आइसोमर में 3 टाइप का दिया था, ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और क्या है, कॉन्फॉर्मेशनल। ठीक है, ये है ना ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल, कॉन्फॉर्मेशनल। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं कि स्टेरियो आइसोमर में कितने प्रकार के होते हैं, बोल रहे हैं 2 प्रकार के, एक है कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल। बट वहाँ पे ऑप्टिकल को अलग दे दिया था, जियोमेट्रिकल को अलग, लेकिन सही प्रकार आपका यही है, एक है कॉन्फॉर्मेशनल और दूसरा है कॉन्फिगरेशनल। और कॉन्फिगरेशनल का 2 टाइप होता है, एक जियोमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। तो यही वाला लिखना, अगर याद नहीं है तो वो वाला लिख सकते हो आप। तो यहाँ पे 2 टाइप का होता है, एक है आपका जियोमेट्रिकल और दूसरा है ऑप्टिकल। तो इसको कॉन्फिगरेशनल स्टेरियो आइसोमर को हम, ऑप्टिकल आइसोमर को हम सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।